हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और वेलकम करती हूं आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? देखिए, एग्जामिनेशंस जो हैं अब तक तो नेट का भी एग्ज़ाम हो गया, सेट का भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है आपका। प्री ये सारे एग्ज़ाम्स भी क्लियर हो चुके हैं, है ना, ख़त्म हो गए हैं। तो अब हमें तैयारी करनी है अपने अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, जो पार्टिसिपेंट्स अब ट्राई कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स आएंगे उनके लिए। ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये पूरी सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें आपका मैं एकदम एंशियंट हिस्ट्री जो इनिशियल है वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। तो क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए और आपके कमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं क्लासेस के लिए। तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन। तो क्लासेस जो है मैंने ऑलरेडी बहुत सारी अपलोड करनी मतलब कर दी है वैसे तो, जिसमें प्रीवियस ईयर का पेपर, एक तो 2023 का हम लोगों ने यूपीएससी का पेपर सॉल्व किया, पूरा एनालिसिस किया उसमें। ठीक है ना। हिस्ट्री का पेपर था जो, उसको पूरा एनालिसिस किया है। और इसके साथ में कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट जो वीडियोस हैं टॉपिक को लेकर मैंने बनाए हुए हैं, वो भी आप लोग वीडियोस ज़रूर देखिएगा। ठीक है। मैं आपको सभी टॉपिक्स पर छोटे-छोटे वीडियोस बना के अपलोड कर रही हूँ। तो इससे आपका क्या होगा कि जब हम एमसीक्यू करेंगे ना, तो आप लोगों को जितना भी इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए हिस्ट्री से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी होगी। बिकॉज इफ़ यू आर राइटिंग योर आंसर इन यूपीएससी, तो यू हैव टू नो ऑल द फैक्ट्स। अगर आपको फैक्ट्स पता है, फिगर्स पता है, तो आपके आंसर्स भी बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप नेट सेट या फिर एसएससी, रेलवेज, किसी का भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो हिस्ट्री तो आपका एक अभिन्न अंग जैसे हो गया है। इट्स ऑलरेडी कोऑपरेटेड विद एवरी एग्जामिनेशन। ठीक है ना। तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन में ये टॉपिक ऐसा है कि मतलब इसमें से क्वेश्चन आना ही आना होता है। ठीक है। तो हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे। अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, इसमें बहुत कम टाइम का गैप है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। और जो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, तो उसमें फिर फंस जाता है स्टूडेंट, है ना। तो चलो इसको पढ़ते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन आपका जो है, उसका टाइम पीरियड आपका 1500 से स्टार्ट होता है ना। टाइम पीरियड आपका, एक सेकेंड रुको यार। हाँ, इसको पेन को चेंज कर लेते हैं, कलर ब्लैक कर लेते हैं, चलो ठीक है। ओके। यस। तो 1500 बीसी से आपका टाइम पीरियड जाता है 500 बीसी तक। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था हम लोगों ने। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा, एक बार जरूर देख लेना। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग, उसमें सारा फैक्ट वगैरह डाला हुआ है मैंने। तो हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था। तो उसमें जब डिक्लाइन होता है इंडस का, वही 500-600 के आसपास उसका डिक्लाइन होने लग जाता है, 1500 के आसपास डिक्लाइन होने लगता है। और उस समय एक नया कल्चर, एक नए कुछ लोग हैं जो एंटर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इसके बाद मेजर सेटलमेंट बस रही है। ये डिक्लाइन हो गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और नई सेटलमेंट आ रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों में। इसके ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं कि दोनों सेटलमेंट्स में डिफरेंस क्या था। क्योंकि हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो भी रिसोर्सेज हमको मिले, जो भी एविडेंसेस मिले, उसके हिसाब से ये तो बहुत ज्यादा मतलब हर चीज में परफेक्ट वाला सिविलाइजेशन है। तो इसके बाद जो सिविलाइजेशन आया है वो कैसे इसकी कंपैरेटिवली डिफरेंट है, वो सारी चीजें हम लोगों को पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएंगी। तो डिक्लाइन के कारण क्या है वो हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस हमें पता है कि यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई है। और एक नई जो है मतलब ये जनजाति कह लीजिए, एक नया थ्योरम स्टार्ट होगा कि आर्यंस आते हैं। ठीक है। आर्यंस आते हैं और एक नई डेवलपमेंट स्टार्ट होती है भारत के इतिहास में। ठीक है जी। तो वैदिक एज को दो पीरियड्स में बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक पीरियड, जो 1500 से 1000 बीसी तक चलेगा। और दूसरा है पोस्ट वैदिक पीरियड, या फिर लेटर वैदिक पीरियड भी कहा जाता है इसको। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड भी कहा जाता है, जो 1000 से 600 बीसी में चलेगा। और ये जो डाइवर्शन है दो पीरियड्स का, ये जो सेपरेशन हुआ है, इसका रीजन भी हमें उसमें आने वाले जो चेंजेस हैं इस टाइम पीरियड में, इन दोनों टाइम पीरियड में बहुत सारे सोशल, रिलीजियस, ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। इसी वजह से वैदिक पीरियड को दो भागों में ही बांट दिया गया है। और इसकी स्टडी अलग से करने के लिए बहुत आराम से हम लोग दो अलग अलग वीडियो ही बनाएंगे। ठीक है।
ऋग्वैदिक पीरियड का जहाँ इंफॉर्मेशन हम लोगों को ऋग्वेद ज्यादातर देता है, ऋग्वेद में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन तो हमें ऋग्वेद से मिलेगी। लेटर वैदिक पीरियड में बाकी के जो वेद लिखे गए हैं, वी हैव 4 वेदास, है ना, 4 वेद है हमारे। तो पहला ऋग्वेद हो गया, बाकी के 3 वेद अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद जो है वो आपके लेटर पीरियड में लिखे गए हैं। एक तो ये हो गए, रेस्ट वाले जो है 3 जो वेदास है, ठीक है। उसके अलावा उपनिषद लिखे गए हैं, वो सब लेटर वैदिक पीरियड्स में हुआ है ना। और अरण्यक लिखे गए हैं, अरण्यक जो होते हैं वो भी सब स्टोरीज वगैरह है, ठीक है। ये जंगल का एक पर्यायवाची शब्द होता है अरण्य, और उसी से रिलेटेड है ये शब्द, ठीक है जी। चलो, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अर्ली वैदिक एज, जिसका टाइम पीरियड है आपके पास 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसीई तक का, ठीक है जी। चलो, इसी पीरियड में हमें ये याद रखना है कि ऋग्वेदा कंपाइल हुआ है, ठीक है जी। ऋग्वेदा जो कंपाइल हुआ है वो इसी टाइम पीरियड में आपका लिखा गया है, बोला गया है, सुना गया है, इसी पीरियड में हुआ है, ठीक है। क्योंकि पहले ये बताया गया था कि ऋग्वेदा स्टार्टिंग से लिखा नहीं गया था, है ना। ऋग्वेदा जो है पहले जैसे गुरु अपने शिष्य को सुनाते थे, बोलते थे कुछ, आगे शिष्य फिर अपने शिष्य को बोलते थे, इस तरह से जो था चला आ रहा था ऋग्वेदा, एक टीचर से दूसरे टीचर के पास, स्टूडेंट के पास, इस तरह से, ठीक है जी। ऋग्वेदा का अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद से हमें क्या ऐसा फायदा मिला है, तो ऋग्वेद में बहुत कुछ मेंशन है। आपकी सोशल लाइफ कैसी है, पॉलिटिकल लाइफ कैसी है, रिलीजन कैसा था, ठीक है जी। आपका रिलीजन कैसा था, फिर आपका जो एस्पेक्ट्स है बाकी लाइफ के वो कैसे थे, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? ये हमें इंफॉर्मेशन यही जो ब्रिज के पेपर्स, यानी ब्रिज जो पत्ता था, झाड़ पत्र पे लिखा हुआ जो ऋग्वेदा था, उसी से मिलता है, ठीक है। क्लियर हुई है बात? अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि इंडो आर्यन का जो आगमन हुआ है वो पहले थोड़ा वो समझ लेते हैं। आप चाहे इसे इंडो आर्यन कहें, चाहे आप इसे आर्यन कहें, बात एक ही है, ठीक है। बात एक ही है कि एक कल्चर है, जो बाहर से कुछ लोग हैं जो इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है। अब ये बात हमें याद रखना है कि ये लोग क्या है ना, अटैकर्स नहीं है। आर्यंस जो हैं, ये इन्वेडर्स नहीं है। ये सिर्फ सेटलमेंट के लिए यहाँ पर आते हैं, ट्रैवल करते हैं और यहाँ माइग्रेट होके रहने लग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी एरिया में रह रहे होंगे, हो सकता है वहाँ पर फिजिकली कोई चेंजेस आया हो, जो क्लाइमेट चेंजेस आया हो, उसकी वजह से इन लोगों ने वहां से पलायन कर दिया, वहां से इन लोगों ने अपना छोड़ दिया एरिया। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। किसी ने कहा कि ये हिंदू कुश पर्वत के जो खैबर पास है उस एरिया से आए हैं, कोई हमारे जो हिस्टोरियंस है उनका मानना है कि ये रशिया में जो स्टेपिस है उसके पास से आ रहे हैं। किसी ने कहा है कि ये सेंट्रल एशिया की तरफ से आ रहे हैं। तो सभी जितने हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी, और उन थ्योरीज के हिसाब से एक बेसिक जो पता चलता है वो ये कहा जाता है कि हाँ, ये माइग्रेंट्स जरूर यहाँ से आ रहे हैं, सेंट्रल से आ रहे हैं, और यहाँ आके इंडिया में आके नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है वहां पे ये लोग बस जाते हैं, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चले कि हाँ भाई ये लोग बाहर से आए थे? क्योंकि इस टॉपिक पे इतनी डिस्कशन है, इतनी डिबेट है कि कैसे कोई कह सकता है कि बाहर से आए, हो सकता है आर्यन तो यहीं के थे, तो कोई कैसे कह सकता है बाहर से आए। इसमें हमारे जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उनकी एक किताब है द आर्किटिक होम इन द वेदास, उसमें उनका कहना है कि ये आर्कटिक एरिया से आए हैं, ठीक है जी। ये आर्कटिक एरिया से यहाँ से मतलब भारत में आए हैं ट्रैवल करते हुए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो वाकई, अगर मैप में भी देखें तो ये रूट रहा है आर्यंस का। अब ये बात प्रूफ करने के लिए क्या हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज हैं, तो वो ये है ऋग्वेदा, जो कि भारत में लिखा गया किताब है ना। लेकिन ये जो बुक्स हैं, जेंड अवेस्ता है या द इलियड है, द ओडिसीज है, इन बुक्स का हमारे ऋग्वेद से क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन ये है कि ये जितना भी इतिहास है ये इंडो ईरानियन से रिलेटेड है, जो कि भारत में एरिया नहीं है। फिर ये बुक्स क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं? तो इसमें कई ऐसे वर्ड्स हैं, कई ऐसे सिमिलैरिटीज हैं जो हमारे इंडिया के वैदिक कल्चर से मिलती है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको जरूर थोड़ा आगे बताती हूँ। पहले हम यहाँ से समझते हैं कि जब यहाँ पर आके
रहने लगते हैं आर्यंस, तो उनका मोस्टली एरिया कौन कौन सा था? तो वो नॉर्थ वेस्ट में आते हैं, जैसे पाकिस्तान का जो इस समय एरिया है वहां पे रहते हैं। नॉर्थ वेस्ट जो हमारा प्रोविंसेस है पंजाब, वहां पे रहते हैं। फिर आपका ये पूरा इस एरिया राजस्थान वगैरह साइड में आते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है काफी हद तक वो कवर करते हैं। और हमारे ऋग्वेद में ये साफ तौर पे इन सब नदियों का मेंशन मिलता है। झेलम है, चिनाब है, रवि है, सतलज है, जो कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। इन सब का मेंशन हमें ऋग्वेद में मिल रहा है, और पूरा आर्यन से रिलेटेड नामों के साथ। तो ये बात प्रूव होती है कि आर्यंस जो हैं भारत में नॉर्थ वेस्ट इलाके में रहते थे। इनके अलावा सरस्वती नदी का भी मेंशन है। ठीक है, सरस्वती जो रिवर है उसका भी मेंशन है, जो हरियाणा के पास बहती थी। ठीक है, बाद में ये लुप्त हो गई है या पता नहीं चल पा रहा है इस नदी का, लेकिन ये ऋग्वेद में तो मेंशन है इस नदी के बारे में। ठीक है, क्लियर होता है। अब हम देखते हैं कि हाँ जी, ये जितना भी ये डिबेट हो कि सेंट्रल एशिया के थे या रशिया के थे या कहीं से भी थे, ये लास्ट में जरूर माना जाता है कि हाँ ये हिंदू कुश खैबर पास से आए तो हैं, तो ये इमिग्रेंट्स तो हैं, ये बात तो साबित होती है। ठीक है, अब चलिए वापस चलते हैं अपने ऋग्वेद की इंफॉर्मेशन के पास। तो ऋग्वेद का अगर हम बात करें, तो ऋग्वेद हमारे जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि यूनेस्को ने इसको ऐड कर लिया है अपने सबसे पुराने सिद्धांत के रूप में, कि ऋग्वेदा के पास जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल फैक्ट है। और ये बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट किताब है, इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है। ठीक है, वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है ऋग्वेद को। ऋग्वेद में टोटल 1028 हाइम्स है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन होता है, भले ये यूपीएससी में नहीं आता होगा, लेकिन ये बाकी के जो एग्जामिनेशन होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें जरूर ये आया हुआ है कि कितनी हाइम्स होती हैं ऋग्वेद में, कितने मंत्र होते हैं। तो 1028 मंत्र है। मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल है, यानी 10 चैप्टर है। ठीक है, जिसमें से सेकेंड टू सेवन चैप्टर, 2 से लेकर 7 तक का चैप्टर, 2 3 4 5 ऐसे लेके 7 तक का चैप्टर तो लिखा हुआ है पहले। ठीक है, ये अर्ली ऋग्वेद के टाइम पे, मतलब अर्ली पीरियड में लिखा हुआ है। ठीक है जी, लेकिन ये जो फर्स्ट और 10th मंडल आपको मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा आपको लेटर पीरियड में। फर्स्ट और नाइन्थ, सॉरी, फर्स्ट और नाइन्थ आपको लेटर पीरियड, या फिर लास्ट में जो ऋग्वेदिक अर्ली वैदिक पीरियड का लास्ट पीरियड हो रहा है, उसमें मिलेगा आपको ये लिखा हुआ। ठीक है जी, लेटर पीरियड, ये लेटर वैदिक एज की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अर्ली वैदिक पीरियड में ही जो लास्ट टाइम पीरियड खत्म हो रहा था उस समय लिखा हुआ माना जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर होती है। चलिए, अब हम समझते हैं कि ऋग्वेदा में इंफॉर्मेशन है क्या। ठीक है, ऋग्वेदा में हमें मिलते हैं कुछ भगवानों के नाम, कुछ डेटीज के नाम। क्या नाम? जैसे अग्नि, फायर गॉड; इंद्र, रेन एंड स्टॉर्म गॉड; सूर्य, सन गॉड; एंड सोमा, रिचुअलिस्टिक बिवरेजेस। और मतलब एक तरह का ये पेय पदार्थ है जो पूजा पाठ में काम आता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा और भी नाम आपको ऋग्वेद में मिलते हैं, जैसे आपको मित्र गॉड हैं, उनका नाम मिलता है। अब देखो ये जो मित्र नाम आपको यहाँ मिल रहा है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम अदर टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे थे, जो कि भारत के टेक्स्ट नहीं है, जैसे जेंड अवेस्टा। ठीक है, ये आपका जुरुथाष्ट्र जो धर्म है ईरानियों का, उसकी किताब है। बट इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटी आपको वैदिक टाइम पीरियड की मिलती है। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं, संस्कृत के वर्ड, जो कि हमारी ऋग्वेद में जो वैदिक संस्कृत यूज किया गया है, वैदिक संस्कृत में कई वर्ड ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे मिलते हैं, और वो जेंद अविस्ता में भी मिलते हैं। फिर कुछ वर्ड आपको ओडिसी में मिलते हैं, और आपको द इलियड में भी। मतलब आपको जब ये बुक्स के बारे में आप थोड़ा डिटेल में जाकर पढ़ेंगे ना, कई वर्ड्स ऐसे हैं जो सिमिलर मिलेंगे। ठीक है, जैसे एक आपका एक यज्ञ होता है। ठीक है, जो वज्रपति कुछ यज्ञ, ऋग्वेद का एक यज्ञ है, उसका नाम मुझे अभी स्लिप कर गया माइंड से। वो ऋग्वेद में मेंशन है, बट उसका सिमिलर एक उसी तरह का जो पूजा पाठ है वो आपको जेंड अविस्ता में भी देखने को मिलता है। ठीक है, एक रिचुअल है वो, तो वो आपको यहाँ पे भी मिलता है। अच्छा जी, तो ये सिमिलरिटीज तो है, तो इस बात से ये प्रूफ होता है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन तो था। तभी तो अब यहाँ पे जो अश्व, यहाँ पर घोड़े से रिलेटेड अगर आपको बहुत सारी हाइम्स अगर ऋग्वेदा में मिलेंगी, तो आप देखेंगे ओडिसी में भी बहुत सारे अश्व से रिलेटेड या हॉर्स से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर
पोएम्स मिल रही हैं, ठीक है? तो इस तरह के कनेक्शंस तो इन सारे टेक्स्ट में मिले हैं हमें, ठीक है? क्लियर होती है? और मित्र जो देवता है वो हमें पता चलता है कि अच्छा ये लोग भी मानते हैं, तो ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है ऋग्वेद का ये देवता के बारे में, ठीक है? तो टेक्स्ट कंटेंट अगर हम लोग कहें तो काफी हद तक मैच है, और ज्योग्राफिकली भी देखेंगे ना तो सेंट्रल एशिया की कई जो इंफॉर्मेशन है ये सारे बुक्स एक दूसरे को प्रदान करती है, ठीक है? चलो, अब जब इतना समझ में हमें आ गया है, हम लोग देख रहे हैं कि हाँ इंटरकनेक्टेड है, और ये बात प्रूव होती है कि आर्यंस जो है बाहर से आए हैं, हाँ वो इमिग्रेंट्स यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसा वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड का जो पॉलिटिकल लाइफ था, सोशल लाइफ था, रिलीजियस लाइफ था, इकोनॉमी थी, वो कैसी रही होगी। अभी तक हम लोगों ने टेक्स्ट के बारे में पढ़ा, ऋग्वेद के बारे में पढ़ा, हमने अदर टेक्स्ट के बारे में पढ़ा और आर्यंस के बारे में पढ़ा। एक आप लोगों ने सुना होगा 10 राजना युद्ध, ठीक है ना, द बैटल ऑफ 10 किंग्स, वो भी ऋग्वेदिक पीरियड में ही हुआ है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, जो इस बात को प्रूव कर रहा था कि हाँ आर्यंस और नॉन आर्यंस में युद्ध हुआ था। और ये बैटल ऑफ 10 किंग्स तो आर्यंस और नॉन आर्यंस पांच पांच डाइवर्स हो गए, मतलब डाइवर्ट हो गए थे, उनमें आपस में वॉर होता है, ठीक है? इसको डिटेल में हम लोग अपने एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि कैसी सोशल लाइफ और इकोनॉमी लाइफ रही होगी। अगर मैं सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ अर्ली वैदिक पीरियड की, तो इसमें और लेटर वैदिक पीरियड में आपको बहुत सारे डिफरेंस मिलेंगे, ठीक है? प्राइमरली अगर देखा जाए तो उस समय ट्राइबल लाइफ ही कहेंगे हम, ठीक है? और जो ट्राइब्स हैं उन्हें जना कहा जाता था, ठीक है? जना कहा जाता था, और हर एक जन जो होता था उसको संभालने वाला राजन होता था। समझ में आ रही बात? तो ये जो राजा हैं, ये उस हिसाब के राजा महाराजा नहीं थे जो लेटर वैदिक एज में धीरे धीरे, जो आप मूवीज और सीरियल में राजा लोग देखते हैं ना, वो पहने हुए ताज बाज पहने और एकदम मोतियों के हार, ये सब अर्ली वैदिक में बिल्कुल नहीं था, ठीक है? ये जो फैसिनेशन है और जो इमेजिनेशन है राजा का सिस्टम का, ये नहीं था। यहाँ पर जो राजा है वो रक्षक है, उसका काम है रक्षा करना, ठीक है जी? और जो क्वीन है उन्हें माहिशी कहा जाता था, माहिशी, ठीक है? और इन सब की पावर बहुत लिमिटेड होती थी। ये पिक्चर जो गूगल पे हर तरफ आपको नजर आती है, इसमें क्लियर ये देखिए, ये है राजा और ये है इनकी पत्नी, ठीक है? ये पीछे इनका मंत्री या जो भी पुत्र है जो भी बैठे हुए हैं, और ये हमारे जो ब्राह्मण बैठे हैं वो यज्ञ करवा रहे हैं। देखो कितना सिंपल और सोबर में हो रहा है ना? तो इससे ये समझ में आता है कि हाँ उस समय जो है पावर के लिए अगर देखा जाए तो राजा का अर्ली और लेटर वैदिक में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और दूसरा, अगर हम ये क्रीमेशन, एक बात सोशल में ये रखना कि क्रीमेशन जो है ना, यहाँ पर इस टाइम पीरियड में अर्ली वैदिक पीरियड में जलाए जाते थे बॉडीज को, जबकि अगर इंडस वैली में हम देखेंगे तो वहाँ कितने सारे हम लोगों को मिली थी जो डेड बॉडीज थी, वो कई बार अर्थ के अंदर है, कई बार एक बड़ा सा पॉट है उसके अंदर से भी डेड बॉडीज निकले। जो बरिल पैटर्न है वो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर हमें क्रिमेशन का एग्जाम्पल मिला है, और जो अदर टेक्स्ट में भी जो बुक्स हैं आपकी, उसमें भी आप देखेंगे तो क्रिमेशन के आपको एग्जाम्पल मिलते हैं। ये भी एक रीजन था कि हमारी सिमिलैरिटी जो है इंडो यूरोपियन से, इंडो आर्यन से काफी मैच होती थी, ठीक है? समझ में आ रही है बात है? फिर अगर ये कहा जाए कि जो राजा था वो प्रोटेक्शन ऑफ काउ था, इसीलिए गोपा भी कहलाता था। गोपा कह लो या गोपापति कह लो, ठीक है, कहलाता था। और जना जो ट्राइब होता था, और ये नहीं, ये लाइन दोबारा क्यों आ गया है यहाँ पर, अगेन यहाँ पर ये लाइन यूज कर दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर आना चाहिए था कि सभा और समिति, आपने नाम सुना होगा सभा एंड समिति, ठीक है? ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए या छोटी छोटी सभाएं भी होती थी। एक पिक्चर अगर आप समझ पाए तो मैं आपको एक छोटी सी पिक्चर दिखाती हूँ ऐसे ही, कि एक पूरा गांव है, एक पूरा विलेज है, उस विलेज में एक अच्छा थोड़ा बेटर घर है, वहां पर राजा रह रहा है, उस एरिया का रक्षक रह रहा है, ब्राह्मण है जिनका काम है जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो रह रहे हैं, जो आपके बिजनेस कर रहे हैं ट्रेडर्स हैं वो भी रह रहे हैं, और किसान भी रह रहे हैं। और ये पूरा जो सिस्टम है एगलिटेरियन है, यानी समानता पर आधारित है, इसमें अभी तक उतने सारे भेदभाव नहीं मिले हैं। तो यहाँ सभा भी है और समिति भी है, यानी कॉमन पीपल है, वो भी आते हैं, अपना बात को रखते हैं राजा के सामने, ब्राह्मण के सामने, सारे बैठकर बातचीत करते हैं, कंसल्ट होता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है।
सभा है जहां पर एल्डर्स पीपल्स है, बड़े लोग बैठेंगे, वो राजा को सलाह देंगे और राजा उसको फॉलो भी करेगा। यहाँ पर आपको विधाता का भी कहीं कहीं नाम देखने को मिलता है, बट ज्यादातर आपको अर्ली वैदिक पीरियड में सभा समिति ही देखने को मिलता है। ठीक है, इस टाइम पीरियड तक लेडीज लोग भी पार्टिसिपेट करेंगी समिति में, बट आगे जैसे जैसे पीरियड अर्ली से लेटर की तरफ जाएगा, औरतों की स्थिति थोड़ी थोड़ी बदलती नजर आएगी। तो ये सारे डिफरेंस आपको नजर आएंगे। ठीक है जी। फिर अगर आप फैमिली का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पेट्रारिकल है, तो यहाँ पर वो पितृ प्रधान वाली बात तो है। ठीक है, पुरुष प्रधान है यहाँ पर, बट इसका मतलब ये कहीं पे देखने को नहीं मिला कि लेडीज जो है वो बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, या ऐसा कुछ देखने को अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन प्राइमरली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की होती है वो एक मेल जो मेंबर है उसके ऊपर ही ज्यादा अथॉरिटी होती है। पॉलीगामी की कुछ कुछ एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं कि एक से ज्यादा शादियां भी कुछ कुछ मिली है, मैक्सिमम नहीं, कुछ एग्जाम्पल जरूर मिले हैं। लेकिन यहाँ पर चाइल्ड मैरिज बिल्कुल भी नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं मिला है चाइल्ड मैरिज का। ठीक है, नो चाइल्ड मैरिज। और उसके बाद सती प्रथा का भी कोई साइन नहीं है, नो सती प्रथा। ठीक है, इस तरह का कोई भी जो एविल है वो अर्ली वैदिक पीरियड में देखने को नहीं मिलता। क्लियर हुई बातें? ठीक है, चलो अब थोड़ा सा वर्ण का हायरार्की देखते हैं। अगर आप कह रहे हैं मैम, आप तो कह रहे हो कि जो था डिवीजन नहीं था, तो फिर वर्ण में डिवीजन, देखो ये डिवीजन है, आपको ये डिवीजन ऋग्वेद में मतलब हमें दिखाई दे रहा है, उसमें मेंशन है, लेकिन ये उस तरह से नहीं, बाय बर्थ पर आधारित नहीं है, ये आपके काम पर आधारित है। आप अपने किस काम में चुनते हो, किस काम को आप करना चाहते हो। मान लीजिए अगर आप ब्राह्मण घर में पैदा होते हो, लेकिन आप अगर आपके अंदर जो गुण है वो क्षत्रिय के हैं, इफ यू कैन फाइट देन यू कैन इजिली अडॉप्ट द पैटर्न ऑफ द क्षत्रिय वर्णा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में, जहां पर ऋग्वेदा में मेंशन किए गए हैं। कई पीरियड्स ऐसे हैं जिसमें जो ब्राह्मण का बेटा है वो एक राजा भी बना है, जिसका पुष्यमित्र शुंग एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना, राजा था ना वो पुष्यमित्र शुंग, जिसने लास्ट मौर्यन रूलर को मार के गद्दी पे बैठा था और शुंग डिनेस्टी को उसने स्थापित किया था। तो ऐसे ही पहले के जमाने में जो वर्ण भेद है वो बाय बर्थ नहीं है, बाय वर्क है। लेकिन उसके बाद हायरार्की चेंज होगा लेटर वैदिक पीरियड से, धीरे धीरे वो थोड़ा सा जटिल होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्राह्मण जो है उसका काम है पूजा करना। ठीक है, वो रिलीजियस काम करेगा, रिलीजियस जो पूजा वगैरह है वो सब करेगा। और जो क्षत्रिय है उसका काम है रक्षा करना, वो प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, अब इस प्रोटेक्शन के लिए कोई भी स्टैंडिंग आर्मी भी उसकी नहीं है, इसका काम है प्रोटेक्शन करना। ठीक है जी, इसका काम है रिचुअल करना, जो ब्राह्मण है वो रिचुअल करेगा और जो क्षत्रिय है वो प्रोटेक्शन करेगा। अब जो जन है, ट्राइब्स की बात हो रही है, अब बहुत सारे जनास जो है वो मिल के किसी भी वॉर को लड़ते थे, तो स्टैंडिंग आर्मी का भी कोई एग्जाम्पल हमें नहीं मिलता है, नो स्टैंडिंग आर्मी। ठीक है, जब कोई महल वाला सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, तो आर्मी भी नहीं है। जब कभी युद्ध होता था तो सारे ट्राइब्स मिलके लड़ाई करते थे, हर एक ट्राइब का अपना एक राजन होता था। ठीक है जी, युद्ध करते थे। और जो मोटिव होता था मोस्टली वो होती थी काउस। ठीक है, कैटल के लिए वॉर होता था, ना कोई धन के लिए ना कुछ के लिए, बस कैटल ही उस समय का सबसे इंपॉर्टेंट धन माना जाता था। ठीक है, वैश्य का काम होता था बिजनेस करना, वो ट्रेडर होते थे, ट्रेड करना। बट अगेन द थिंग इज सेम, अगर वैश्य में भी कोई ऐसा है जिसकी क्वालिटी वो क्षत्रिय बनना चाहता है वो क्षत्रिय बन जाएगा, ब्राह्मण बनना चाहता है ब्राह्मण बन जाएगा। तो अभी तक यहाँ पे आपको रिजिडिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में आपको किसी भी तरह से रिजिडिटी नहीं मिल रही है। यहाँ सब अपने हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, शूद्रा जो है वो एकदम बिलो है, तो ये कह सकते हैं जो दस्यु लोग थे उस समय, जो नॉन आर्यन थे उन्हें दस्यु कहा जाता था, तो सबसे लो जो है उनको समझा जाता है। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि ये इनिशियल स्टेज हो सकती है डिफरेंशिएशन की। ठीक है ना, समझ में आएगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हमने रिलीजन डिस्कस कर लिया, हमने सोशल डिस्कस किया, पॉलिटिकल भी हमारा डिस्कस हो गया। अब थोड़ा सा हम ट्रेड देख लेते हैं। तो देखो एलिमेंट्स मिक्स पाए गए हैं यहाँ पर। मिक्स ऑफ एलिमेंट्स की मतलब कि जो है एग्रीकल्चर वो इम्पोर्टेंट है ही उन लोगों के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चरल तो वो कर कर ही रहे हैं। दूसरा जो है ट्रेड भी करते हैं।
कैसे पता चलता है? क्योंकि जो उनके रूट्स हैं, जो एविडेंसेस मिलते हैं उनसे पता चलता है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं तो वो ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडर्स हैं वही ट्रैवल करेंगे, बिकॉज पीजेंट को तो ट्रैवल करके कोई लेना देना होता नहीं था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है इट इनिशियली नोमेडिक थे, ये स्टार्टिंग में नोमेडिक थे, और जो वैदिक पीपल है वो धीरे धीरे सेटल एग्रीकल्चर की तरफ से बढ़ते हैं। मतलब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं, उसके बाद ये हैबिटेशंस देखते हैं, ये सारी सिविलाइजेशन देखते हैं। ऋग्वेदा ने रेफरेंस किया है कि सीड प्रोसेसिंग होती थी, ग्रेन स्टोरेज के भी एग्जाम्पल मिल रहे हैं, और बार्ले, राइस, कॉटन, ये सारे बहुत ही मात्रा में उगाए जा रहे हैं। तो यानी कि एग्रीकल्चर तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो रहा था। ठीक है, जबकि आप अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ एग्रीकल्चर तो है, लेकिन जो ज्यादा मतलब किया जा रहा है वो ट्रेड है, जिसको ज्यादा हम ये कह सकते हैं बेनिफिट्स वो लोग कहाँ से ले रहे हैं, ट्रेड से ले रहे हैं। और हमें एविडेंसेस भी सील्स वगैरह से यही मिलती हैं कि वो पूरा जो जितना भी दे हैड रोम्ड अराउंड मेसोपोटामिया एंड एवरी प्लेस, तो क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्राफ्ट्स एंड मेटल वर्किंग का भी हमें काफी एग्जाम्पल देखने को मिले हैं, क्योंकि चैरियट्स बन रहे हैं, हॉर्सेस से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स बन रहे हैं, स्वॉर्ड्स बन रहे हैं। तो ये जितने भी टूल्स हैं, टेकल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे बन रहे हैं। तो हाँ, स्किल्ड आर्टिशंस हैं यहाँ पर, और कारपेंटर्स हैं, ब्लैकस्मिथ्स हैं। तो हमें यूज ऑफ कॉपर, आयरन, ब्रॉन्ज, इन सब के भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को हमें मिल रहे हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में आयरन का यूज भले ही थोड़ा कम था, बट कॉपर और ब्रॉन्ज का बहुत ज्यादा यूज था। मतलब जितने भी हमें टूल्स मिलते हैं वो इन मेटल से रिलेटेड जो है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में हमें ये डिफरेंस समझ में आता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, मेटल जो था, मेटलर्जी का इनको पूरा आइडिया था, और मेटल वर्किंग भी ये कमाल की थी इस टाइम की। ठीक है, हाँ। और जो मर्चेंट्स थे ना, ये भी एक पॉइंट नोट कर लेना, ये मैंने कहीं पर क्वेश्चन देखा था। जो मर्चेंट थे वो पणीज कहलाते थे, पणीज। ठीक है, पणीज कहलाते थे। पण जिसे कहते हैं, पण मतलब सिक्का होता है, तो पण को यूज करके जो ट्रेडर करते हैं, पणी होते हैं। ठीक है जी, ये आपका ऋग्वेद में मेंशन था। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो वीडियो में मुझे नहीं लगता कि मैंने अर्ली वैदिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिस की होगी। अगर मैंने कोई इंफॉर्मेशन मिस की होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज का कुछ भी आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ होमवर्क के लिए, बस इतना दे रही हूँ कि आप नोट्स बनाइएगा। ठीक है, बिल्कुल ये शॉर्टकट में मैंने आपको सारे पॉइंट्स लिखवाए हुए हैं, आप उसी हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर वैदिक पीरियड को। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।